नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक के स्टूडियो की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे जिले के एक युवा शक्ति। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय जिले के बायोलॉजी के एक ऐसे युवा शिक्षक जिन्होंने बहुत ही कम दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। ये हैं राहुल कुमार। तो आइए मिलते हैं राहुल कुमार से और बायोलॉजी की शिक्षा को लेकर बायोलॉजी की शिक्षा में क्या करियर हो सकता है, क्या समस्याएं होती हैं और कैसे उन समस्याओं से हमारे छात्र निजात पाएंगे और बेहतर करियर बनाएंगे। इनसे सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। राहुल जी, सर्वप्रथम हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया था। सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन सर और आपकी पूरी टीम को एक तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि आपने हमारे बेगूसराय ज़िले के छुपी हुई प्रतिभा जो है उसको निखारने का प्रयास किया है। इससे पहले शायद ही लोगों को ये अंदाज़ा था कि हमारे ज़िले में कहाँ कहाँ और कितनी प्रतिभा छुपी हुई है। जी जी। और हमें लगता है कि जब से हम इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और तब से हमें ऐसे ढेर सारे टैलेंट पर्सन को देखने को मिला है जिनमें प्रतिभा काफ़ी अधिक छिपी हुई थी। बहुत बहुत और आभार। इसके लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन सर और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने एक युवा को या फिर हमारे समाज के हर एक वर्ग के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिससे कि उनके प्रतिभा में और भी अधिक निखार आ सके। जी, बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे साथ आप अपने विचार साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल जी, बहुत ही कम समयों में आपने एक अलग पहचान बनाई है बेगूसराय में शिक्षा के क्षेत्र में। मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनसे अपना परिचय साझा करें। सबसे पहले आप सभी को जैसा कि पता है, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और मेरा जो अपना नेटिव विलेज पड़ता है वो खांझापुर पड़ता है, जो कि चरिया बैरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और हमारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वहीं से प्रारंभ हुई थी और हमने वहीं से मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम पास किया था RHS हाई स्कूल चरिया बैरपुर से। उसके बाद फिर हमने आपको महंत रामदास इंटरमीडिएट कॉलेज से हमने इंटर किया। उसके बाद फिर हमने APSM से ऑनर्स जूलॉजी ऑनर्स किया और फिर GD कॉलेज से हमने लास्टली MSc को पास किया है। प्रेजेंट टाइम में मैं BEd कर रहा हूँ भगवानपुर कॉलेज से और यही हमारी। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। हम चाहेंगे कि युवा अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप BEd कर रहे हैं, यानी आप प्रशिक्षु शिक्षक हैं, तो आपने टीचिंग को ही चुना, टीचर बनना ही क्यों पसंद किया? अब देखिए, इसमें तो सबसे पहली बात, जब हम काफ़ी छोटे थे उसमें हमने ऐसा नहीं सोचा था कि आगे चल कर हमको शिक्षक बनना है, बट परिस्थितियाँ उस अनुसार से आती गई और हम उसको फेस करते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। शुरुआती अवस्था में जब हमने इंटर क्वालिफाई कर चुका था और उसके बाद जब हमने ऑनर्स में एडमिशन ले लिया था, तो पार्ट 2 की बात है, उस समय जो है मेरा ही एक भाई है दीपक, और उसी को हमने जो है कुछ पढ़ाना स्टार्ट किया था। बाद में जो उसके सहपाठी लोग हैं वो भी हमसे जुड़ते गए और फिर उन्होंने बताया, और जब हमने उसको पढ़ाया तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, आपका जो पढ़ाने का स्टाइल है, जो आप पढ़ाते हैं, हमें अच्छी तरीके से समझ में आता है। मार्केट में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ देखने को भी मिल रहा है वहाँ पर हम इस तरह से फ्रेंडली नहीं उनसे क्वेश्चन एराइज कर पाते हैं। फिर हमारी जो है वहाँ से पढ़ाना लिखाने की जो प्रक्रिया है वहाँ से चलती रही और आज हम यहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेगूसराय में कब से आपने क्लास शुरू किया? बेगूसराय में मूल रूप से हमने जो क्लास स्टार्ट किया है, इंटर का जो क्लास स्टार्ट किया है वो 2016 से स्टार्ट किया है। जी। तो यहाँ पर आपने जब क्लास शुरू किया तो ये मन में बेगूसराय में क्लास शुरू करने का मन में कब से आया? बेगूसराय में ही उसी समय से आया था, 2016 से ही आया था, चूँकि हम लोग पहले से ही बेगूसराय में रह रहे थे, है ना। और इसी वजह से जो है, चूँकि यहाँ पर हमारा सारा जो है एक्टिविटी सब यहीं से हो रहा था, इस वजह से जो है यहीं पर शुरू किया। तो किन किन लोगों का सपोर्ट रहा आपकी सफलता में? हाँ, तो सफलता हम अभी
जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, यहाँ पर तो सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु का जो आशीर्वाद रहा वो सबसे अधिक रहा। जी जी। ठीक है, उसके बाद जो है और रही बात हमारे सर्किल में जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें मार्गदर्शन देने का काम किया। जी जी। ठीक है, और उन्हीं के बल पर आज हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत आभार आपका। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का अभी प्रेजेंट टाइम में जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ कि बीएड कर रहा हूँ, और आगे के टाइम में जो है इसी फील्ड में कुछ और भी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसी को प्राप्त यानी कहीं ना कहीं आगे भी इसी क्षेत्र में बनाना है करियर। जी इसी। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। मैं चाहूँगा कि बायोलॉजी के शिक्षक हैं आप, और इस वर्ष जो बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे, एज ए बायोलॉजी टीचर आप उन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कम समय में उनके बेहतर अंक आए बायोलॉजी में? देखिए, आप सभी को पता है कि इस बार का जो सेशन रहा है लॉकडाउन के कारण काफ़ी प्रभावित रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो बच्चे अभी चाह रहे हैं कि नहीं, अब जो हमारे पास जो भी समय बचा हुआ है, लगभग सप्ताह 10 दिन का समय बचा हुआ है, और इस समय में यदि वो आप प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आप को, तो जो उनके जो टीचर हैं जो उनको पढ़ाए होंगे तो कुछ न कुछ जो है उनको सजेस्ट किए होंगे। इसके अलावा कम से कम वो जो पढ़े हुए हैं, पहले से जो पढ़े हुए हैं, उन चीज़ों को वो एक बार फिर से रिवाइज कर लें, क्योंकि अब बच्चे जो हैं नए के चक्कर में क्या होते हैं, जो पहले से पढ़े हुए चीज़ है उसको स्किप कर जाते हैं। जी जी। और इससे कुछ खास बेनिफिट बच्चों को नहीं मिल पाता है, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन अब सभी बच्चों को ये भी पता है कि इस बार जो है बिहार बोर्ड ने अपने एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव लाया है और क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है। तो आई थिंक ये जो एग्ज़ाम अब बच्चों को लगना चाहिए कि इन्हें इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो है प्रश्न के विकल्प अधिक हैं, और जब प्रश्न के विकल्प अधिक हैं तो इसमें आपको जो है इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और इस कंडीशन में यदि आप क्वेश्चन बैंक जो है, यदि आप क्वेश्चन बैंक को रीड करते हैं, लगभग जो भी क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन हैं, यदि आप पर डे भी एक साल का एक दिन में भी यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। जी जी बिल्कुल। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कुछ ऐसे चैप्टर्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको बच्चों को खासा अध्ययन करना होगा जो उनके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर हैं। हाँ, तो जैसे कि हालांकि हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट में जितने सारे भी चैप्टर हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं अपने अपने स्थान पर, लेकिन इसके बाद भी जैसे कि ढेर सारे चैप्टर हैं, इकोलॉजी है और लॉन्ग क्वेश्चन सर आई थिंक यहाँ से बहुत अच्छे राइज किए जाते हैं, और कुछ ऐसे फिक्स्ड क्वेश्चन हैं इकोसिस्टम से जो बच्चे को हर एग्जाम में लगभग प्रत्येक साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी जी। जैसे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स हो गया, ये सब जो है ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है। जी। तो यदि ऐसे क्वेश्चंस को यदि वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं तो ये इसके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, हम आपसे एक प्रश्न लेना चाहेंगे, जब बच्चे 10th पास करते हैं तो किस सब्जेक्ट को चूज करें, किस स्ट्रीम को अपनाएं और किस फील्ड को वो जा सकते हैं, इसको लेकर उनके मन में बहुत सारे उधेड़बुन रहते हैं, तो इसको लेकर मैं चाहूँगा आप अपने विचार दें। सबसे पहले जब बच्चे मैट्रिक पास आउट होते हैं तो उनके मन में ये विचार जो है बहुत पहले से रहता है कि यदि हम मैट्रिक पास कर जाते हैं तो उसके बाद हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। तो इसके लिए बच्चों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके इंटरेस्ट का फील्ड है वो क्या है। यदि आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में यदि आप आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आप काफ़ी दूर तक आगे जा सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट आप पर थोप दिया जाता है आपके पेरेंट्स के माध्यम से या फिर किसी आसपास के सर्किल के माध्यम से, तो वैसे बच्चों के लिए तो फिर क्या होता है, बोझ बन जाता है। तो इस कंडीशन में बच्चे यदि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट को चूज करते हैं और उसमें वो यदि मेहनत करते हैं तो फिर आगे उसका स्कोप अच्छा हो सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि नहीं, बच्चे जब मैट्रिक पास आउट होते हैं तो बच्चे के ऊपर आसपास के माध्यम से, उसके सर्कल के माध्यम से, उसके पेरेंट्स के माध्यम से थोप दिया जाता है कि नहीं बच्चे आपको जो है इंजीनियर ही बनना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है, लेकिन आप जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका गोल है, तो उसको अचीव करने के लिए आपको जो चाहिए, जो सब्जेक्ट, आप उसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए आप किसी टीचर का मार्गदर्शन ले सकते हैं जहाँ से आपको एक अच्छे सेशन मिले, नहीं हमारे लिए क्या उचित रहेगा। सबसे पहले बच्चे को जो है अपने आसपास के सर्किल में वैसे 5 व्यक्ति को रखना चाहिए जिनके साथ उनका उठना बैठना होता है, और यही जो 5 व्यक्ति होते हैं जो उनके फ्यूचर को डिटरमाइन करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से वो जो है संपर्क में रहे जो उनको सही मार्गदर्शन करें। जी बहुत बहुत आभार। और ये उनके करियर के लिए सबसे अच्छा होता है। जी बहुत बहुत आभार आपका। राहुल जी, एक और सवाल मेरा है मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी पहले से मेरे मन में है कि जब बच्चे साइंस स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं ना, तो उसमें मैथ और बायोलॉजी ये 2 सब्जेक्ट काफ़ी बच्चों के मन में इसमें अलग अलग तरह के विचार होते हैं। तो मैं चाहूँगा इसको लेकर भी कि मैथ उनका मेन हो कि बायोलॉजी उनका मेन हो, या कैसे
मैथ और बायोलॉजी में क्या क्या करियर है, क्या क्या संभावना है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले बच्चे को अपना गोल देखना चाहिए, वो आगे चल करके क्या बनना चाहते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बेशक मैथ को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के अलावे यदि आप किसी भी फील्ड में यदि आप प्रेजेंट टाइम में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर बायो से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और लगभग सारे जितने सारे भी जनरल कमीशन के एग्जाम होते हैं, चाहे वो मेडिकल तो है ही, उसमें तो कम्प्लीटली आपको बायो पूछता ही है 90 क्वेश्चन, लेकिन इसके अलावे चाहे जो भी एक्स्ट्रा फील्ड है उन सारे फील्ड में अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि बायो के जो क्वेश्चंस हैं अधिक पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर भी इस बात को जान रहा है कि कहीं न कहीं बच्चे जो है बायो में वीक पकड़ा रहे हैं और उसको भी अभी क्वेश्चन जो है चाहिए, नई तरह के जो क्वेश्चन हैं वो उसको लेने के लिए बायोलॉजी का वो सहारा ले रहा है। और एक से बढ़कर के एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, एक कॉमन क्वेश्चन जो है जनरली जो पूछा जा रहा है प्रेजेंट टाइम में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसलिए यदि बच्चे यदि इंजीनियरिंग को छोड़ करके किसी अदर फील्ड को चॉइस कर लेते हैं तो उस कंडीशन में बायोस के लिए ये जरूरी हो जाता है। लेकिन बच्चे यदि इस बात को समझ ले पहले तो उस कंडीशन में बच्चे को जो है शुरुआत से ही बायो पर फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका भी वेटेज जो है हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे कि 12th के बायोलॉजी को कितने पार्ट में बांटा गया है? 12th की जो बायोलॉजी है इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक बोटनी है, जूलॉजी है और फिर आपका माइक्रोबायोलॉजी। हालांकि इस तीनों के अलावा और भी ढेर सारे ब्रांच हैं, लेकिन मेनली जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा, इस तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तीनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। हालांकि 12th है तो 12th में इन तीनों को अलग अलग नहीं किया गया है, एक ही साथ हाँ, एक ही साथ है। लेकिन 12th के बाद ये अलग हो जाता है। हाँ, 12th के बाद यदि आप चाहते हैं यदि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ऑनर्स करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप बेगूसराय में रहते हुए इन तीनों सब्जेक्ट से आप ऑनर्स कर सकते हैं। हालांकि यदि आप बेगूसराय से बाहर प्रोसीड करते हैं तो उस कंडीशन में आपके अलावा आपके पास जो है इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन बेगूसराय में ये आपको बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी को लेकर मैं चाहूँगा इस पर कुछ अपने विचार दें। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी जो है एक बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोब्स यानी कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और वायरस के बारे में अभी तो एक छोटा छोटा बच्चा जानता है ना। और ये कोरोना का जो कोरोना है ना, तो ये जो कोरोना वायरस है वो उसका जो स्टडी हम लोग जो करते हैं इसी में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। तो आप यहीं से समझ सकते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और प्रेजेंट टाइम में देखिए जितने सारे भी हमारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उन सभी का जो फॉर्मेशन होता है माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से काफ़ी अच्छे, इसमें काफ़ी इसका अच्छा रोल है। तो इस कंडीशन में यदि बच्चे माइक्रोबायोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी इसका अच्छा फील्ड है, वो आगे चल करके इसके विशेषज्ञ बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं और आगे चल करके ये दवाई से संबंधित रिसर्च भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद साहब। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो है हमारे आसपास देखते हैं कि बीमारियां जो है इतनी अधिक बढ़ रही है कि उसके उपचार करने के लिए हमें तरह तरह की जो औषधियाँ जो है खोज करनी पड़ रही है। और इसका जो प्रोडक्शन है हम लोग जो है माइक्रोब्स की हेल्प से ही कर पाते हैं। और इसके लिए हमको जो है माइक्रोबायोलॉजी पर फोकस करना चाहिए। बहुत आभार। अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जो हमारे घरेलू प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि दही हो गया या फिर किसी प्रकार की जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी के माध्यम से बनाए जाते हैं, तो यदि हम माइक्रोबायोलॉजी को रीड करते हैं तो उस कंडीशन में हमें इन सभी चीज़ों की जानकारी भी हो पाती है। जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर जानकारी आपने यहाँ से साझा किया। मैं पुनः अपनी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम चाहेंगे कि चूँकि भले ही आज एक युवा शिक्षक है आप, लेकिन शिक्षक के साथ साथ आप छात्र भी रह चुके हैं, तो आप अपने छात्र जीवन के संदर्भ में और वर्तमान के छात्र जो हैं उनके जीवन को देखते हुए, उनके शिक्षण प्रक्रिया को देखते हुए अपने विचार दें। देखिए, अभी हम लोग जिस समय पढ़ा करते थे और अभी का जो दौर है इस दोनों में कुछ न कुछ तो डिफरेंट है ही। तो अब हम लोग जिस समय पढ़ा करते थे कुछ ऐसे भी टीचर थे जिनसे यदि कुछ खास तरह के क्वेश्चन यदि अराइज कर लिया जाए तो उनको लगता था कि ये बच्चा जो है कैसा क्वेश्चन पूछ दिया न कर दिया। तो उस कंडीशन में वो किसी न किसी वे में क्या करते थे, हमें धोप दिया करते थे, है ना, खींच जाते थे। और इस कंडीशन में बच्चे जो है फिर अगली बार जो है उस क्वेश्चन को, उस तरह के क्वेश्चन को अराइज करने की उसमें कैपेसिटी नहीं रह पाती थी। इससे बच्चों का जो मोरल होता था डाउन हो जाता था। और उस समय के जो बच्चे थे और जो अभी के जो बच्चे हैं इसमें भी डिफरेंस है। उस समय के जो बच्चे थे, अभी आप समझिए उस समय के जो बच्चे थे ज़्यादातर पढ़ाई पर फोकस करते थे, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में है बच्चों के पास जो डिस्ट्रक्शन पॉइंट है वो ढेर सारा मिल गया है।
लेकिन इस डिस्ट्रक्शन पॉइंट को जो है यदि बच्चे नोटिस कर लें कि नहीं हमारा जो डिस्ट्रक्शन पॉइंट है कहाँ से हम जो है अपने मार्ग से हट रहे हैं, तो यदि उस पॉइंट्स को यदि फोकस करते हैं तो उस कंडीशन में बच्चे जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जी बहुत बहुत आभार आपका। तो मैं चाहूँगा कि एक टीचर के रूप में जो पेरेंट्स आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स का भी काफ़ी खासा रोल होता है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बच्चे के करियर में, ठीक है। और यदि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पेरेंट्स को हट करके चलते हैं, लेकिन इस कंडीशन में बच्चे को चाहिए नहीं पेरेंट्स को फॉलो करें हम। पेरेंट्स को चाहिए कि हम भी बच्चों के साथ बने रहें, है ना। वो क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखें, और क्या सही है क्या गलत है उस पर भी एक बार उसे नज़र देना चाहिए कि नहीं। अब सबसे पहले क्या होता है कि बच्चों को इम्पोर्टेंस बताना चाहिए, है ना। पेरेंट्स क्या करते हैं कि नहीं थोप देते हैं, नहीं बाबू तुमको यही करना है, ठीक है, और इसके लिए वो किसी अन्य चीज़ का भी सहारा लेते हैं, किसी पनिशमेंट का भी सहारा ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमको लगता है कि यहाँ पर क्या है कि यदि बच्चे को किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक्स के बारे में उसका यदि इंपॉर्टेंस बताया जाए तो बच्चे उससे अवेयर हो सकते हैं। और यदि ये अवेयरनेस यदि बच्चों में आ जाती है, ये क्षमता आ जाती है कि नहीं क्या सही है क्या गलत है, हम जो है किस फील्ड से जाएँ, किस रास्ते को चुनें जो हमारे लिए सटीक रहेगा, तो उस कंडीशन में बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे छात्रों को भी मैसेज दिया, उनके पेरेंट्स को भी मैसेज दिया। मैं चाहूँगा एक बायोलॉजी शिक्षक के रूप में जो भी यहाँ से टीचर सुन रहे हैं, कैसे आसानी से बायोलॉजी बच्चों को पढ़ा सकें, कैसे बच्चे आसानी से बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को समझे, क्या उनका तरीका हो, इस पर अपने विचार दें। देखिए सबसे पहले बायोलॉजी जो है, बच्चे यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिससे चाहते हैं कि नहीं, जिसको देख करके बच्चे कहते हैं नहीं बायोलॉजी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले जो फिगर वगैरह लेकर भी बहुत फिगर है ना, सबसे मेन चीज़ बच्चों को लगता है फिगर, डायग्राम जो है बच्चों को देख करके लगता है डायग्राम हमारे लिए काफ़ी कठिन चीज़ है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यदि बच्चे के माइंड में डायग्राम सटीक आ जाता है तो उस कंडीशन में उसके लिए एक्सप्लेनेशन भी बहुत ईजी हो जाता है। यदि कोई टीचर सबसे पहले डायग्राम को अच्छे से समझाते हैं, हाउ टू ड्रॉ एनी फिगर, यदि इस चीज़ पर वो फोकस करते हैं कैसे जो है बच्चे अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ कर पावे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं वो स्टेप बाय स्टेप, है ना। ऐसा नहीं कि पूरे डायग्राम को एक ही साथ बना दे, स्टेप बाय स्टेप जो है बच्चे भी पीछे पीछे बनाएंगे और सब टीचर भी बनाएंगे। इससे क्या होता है बच्चे को हार्ड नहीं लगता है, और एक ही बार यदि पूरा डायग्राम ड्रॉ कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में, और तब बच्चों को कहा था कि बनाइए आप, तो उस बच्चे को नहीं लगता कि नहीं हमारे लिए अब इम्पॉसिबल चीज़ है, नहीं हमसे बनेगा। यदि स्टेप बाय स्टेप हम यदि आगे बढ़ते हैं, पूरे डायग्राम को जो है स्टेप बाइज हम डिवाइड कर लें और उसके बाद फिर हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि बच्चे को लगता है कि नहीं ईजी हो चुका है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय डिवाइड हो चुका होता है और बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कठिनाई को सामना नहीं करना पड़ता है। ये जो डायग्राम का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखिए दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट्स आता है वो आता है बायोलॉजिकल टर्म्स। बच्चे पहले से परिचित है कि बायोलॉजी में ऐसे टर्म है जिसको उच्चारित कर पाना बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन कहीं ना कहीं एक शर्माहट होती है उनमें, झिझक जिसको कहते हैं। देखिए वैसे टर्म्स भी हैं, लेकिन बायोलॉजी की जो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो जिसको जो है प्रोनाउंस कर पाना बच्चों के लिए थोड़ा सा फर्स्ट टाइम इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन यदि बच्चे उसको गौर से एक बार जो है उच्चारण के साथ सही स्पेलिंग को देखते हुए उच्चारण करें, उस कंडीशन में जो है बच्चे भी आराम से जो है उसको उच्चारित कर सकते हैं। जी बहुत बहुत आभार आपका। आप एक युवा शिक्षक हैं और बहुत ही कम ही समय से आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे आपका बहुत बड़ा भविष्य है। एक यूथ के रूप में जो युवा आपको यहाँ से देख पा रहे सुन पा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वर्तमान समय में जो भी युवाएं हैं और उनमें क्या होती है, बस एक चीज़ की कमी होती है, मेहनत। और उन्हें ये लगता है कि भाई जो सामने वाला चीज़ है, जो सामने वाला टॉपिक है, हम इसे समझ नहीं पाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी जो बच्चे होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मैक्सिमम बच्चे लर्नड बिहेवियर के होते हैं। देखिए जैसे कि हम बायोलॉजी में ही बच्चे को पढ़ाते हैं कि जो इम्यूनिटी होती है, जो प्रतिरक्षा होता है, दो तरह का होता है। द कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, ये दो तरह का, एक इनेट बिहेवियर का होता है और एक एक्वायर्ड बिहेवियर का होता है। जो हमको जन्म से प्राप्त होता है उसको इनेट कहते हैं, और जो जन्म के बाद हम इसको प्राप्त करते हैं जिस इम्यूनिटी को, उसको एक्वायर्ड कहते हैं। उसी तरह से बच्चे भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे? कुछ जो बच्चे होते हैं जिसके परसेंटेज बहुत कम होता है, वो इनेट बिहेवियर के होते हैं। यदि उसे कोई भी टॉपिक समझाया जाए तो वो एक बार में गेन कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं,
लर्नड बिहेवियर के होते हैं। वो किसी चीज़ को सीखते सीखते हैं। जी जी। ऐसा नहीं है कि एक बार में उन्होंने देखा और एक ही बार में सीख गया। तो इस कंडीशन में बच्चे यदि उसी चीज़ को प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो उस कंडीशन में वो अच्छा अचीव कर पाते हैं। और मैक्सिमम बच्चे इसी पे प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। तो लर्नड बिहेवियर के बच्चे हमारे आसपास के सर्किल में या कहीं भी देखिएगा आपको ज़्यादा परसेंटेज में देखने को मिलते हैं। और आप देखिए जो इनेट बिहेवियर के बच्चे हैं वो काफ़ी कम परसेंटेज में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वही कॉम्पिटिटिव हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो मैक्सिमम लर्नड बिहेवियर के बच्चे होते हैं वो सीखते सीखते इस पिक पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं कि वो इनेट बिहेवियर वाले को भी टक्कर देने लग जाते हैं। इसलिए बच्चों में जो है लगातार सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि आप लगातार सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप कहीं भी जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। आज हमारे साथ अपने अपने सुंदर विचार साझा किए। केवी स्टूडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? केवी स्टूडियो के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि केवी स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रेजेंट टाइम में बन चुका है जहां से हमारे ज़िले में या आसपास के सभी क्षेत्रों में जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको यहाँ से निखारने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। और इसके लिए मैं फिर से डॉक्टर रोशन सर को और आपकी सभी टीमों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें या अन्य बच्चों को, अन्य व्यक्तियों को आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से वो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज अपने विचार हमारे साथ साझा किए, और मैं चाहूँगा आगे भी अपने विचार हमारे साथ साझा करते रहिएगा। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने सुना हमारे जिले के एक युवा शिक्षक राहुल कुमार का विचार। ये विचार आप सबको निश्चित रूप से बहुत फायदा पहुंचाएगा, और खासकर छात्रों को जो बायोलॉजी को लेकर उनके मन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे विचार हैं, ये बायोलॉजी के शिक्षक रूप में हमारे जिले में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इनके विचार आप हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय पर आप देख पाएंगे। साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को भी फॉलो करके आप इस तरह के कार्यक्रमों को देख पाएंगे। धन्यवाद।